ओके, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो की। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो हमने पढ़ा था जब स्टार्ट किया था एफएम, तो हमने वहां पढ़ा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स को तीन हिस्सों में बांटा है। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, एक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और एक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स तो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए और जो ये इसको फ्लूइड स्टैटिक्स से अलग बनाती हैं और फ्लूइड काइनेमेटिक्स से भी अलग बनाती है, सॉरी फ्लूइड डायनेमिक्स से भी अलग बनाती हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो दो चीजें हमारे दिमाग में सबसे पहले आएंगी। क्या है देखिएगा, सबसे पहली चीज कि जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कैसा होगा, वो फ्लूइड इन मोशन में होगा। यानी कि अब हमारा जो फ्लूइड है वो मोशन कर रहा है, वो बह रहा है, वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, और दूसरी जो बात है कि मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं, ठीक है, मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड। प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हमारा फ्लूइड मोशन करता है, लेकिन किस फोर्स की वजह से ये मोशन कर रहा है इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। हम ये नहीं बोलते कि फोर्स है ही नहीं, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। और अगर हम उस फोर्स को कंसीडर करना शुरू कर देंगे तो फिर हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स नहीं बल्कि उसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम फ्लूइड के मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब किस मेथड के द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, methods of describing fluid motion। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स फ्लूइड की एक ऐसी ब्रांच होती है, साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हमारा फ्लूइड क्या होता है, मोशन करता है। तो अब बात ये आती है कि फ्लूइड मोशन कर रहा है तो हमें वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटीज के बारे में, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो वो मेथड कौन कौन से हैं, तो जब से जो सबसे पहला मेथड आता है उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, लैग्रेंजियन मेथड। अब देखिए, लैग्रेंजियन मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें हम किसी एक सिंगल पार्टिकल को ट्रैक करते हैं। ठीक है, और उस सिंगल पार्टिकल को ट्रैक करने के दौरान हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी यानी कि अदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं लैग्रेंजियन मेथड में क्या कह सकता हूं कि सिंगल पार्टिकल इज ट्रैक्ड। ठीक है, एक पार्टिकल पकड़ते हैं और उस पार्टिकल को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको पूरा ड्यूरिंग द फ्लो फॉलो करते हैं और उसके बाद उसकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी, जो भी जनरल इंफॉर्मेशन हो सकती है वो जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज की हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो लैग्रेंजियन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी सिंगल पार्टिकल को ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के दौरान उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, इन सब के बारे में हम लोग जनरली स्टडी करते हैं। अब एक सिंगल पार्टिकल को ट्रैक करना ड्यूरिंग द फ्लो फील्ड ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है और इस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए यूलर ने एक अच्छा रास्ता निकाला। तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होने वाला है, यूलर्स मेथड। ठीक है, अब यूलर ने कहा, क्या कहा, यूलर ने कहा कि यार देखिए, एक सिंगल पार्टिकल को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हम एक फ्लो फील्ड ही निर्धारित करेंगे कि इस फ्लो फील्ड में ही हम लोग को स्टडी करना है और उस फ्लो फील्ड में हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टडी ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज इन अ फ्लो फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें एक सिंगल फ्लो फील्ड लेते हैं, उस फ्लो फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लो फील्ड में हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। जो कि यहाँ पे हमें किसी सिंगल पार्टिकल को फॉलो नहीं करना है, उसे ट्रैक नहीं करना है, तो हमारा ये मेथड काफी आसान हो जाता है। और यूलर्स मेथड आसान होने की वजह से ही जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है। लैग्रेंजियन मेथड का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसे बस पढ़ने के लिए हम लोग समझते हैं, इसको कभी भी प्रैक्टिकली हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसके कितने मेथड्स होते हैं मोशन को स्टडी करने के, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। अब टाइप्स ऑफ फ्लो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। नंबर ऑफ कैटेगरीज है यहाँ पे, जैसे स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज है, उसको वन बाय वन करके हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो की, तो स्टडी फ्लो क्या होता है। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी फ्लो स्टडी है, ठीक है, तो स्टडी फ्लो की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एट एनी पॉइंट
जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को मैं एफपी बोल दे रहा हूँ, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहेगी। यानी कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैंने 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 7 बजे, किसी भी टाइम पे मैंने प्रॉपर्टीज को मेजर किया तो वो सारे मेजरमेंट एक ही आएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि स्टडी फ्लो ये बताता है कि समय के साथ किसी पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। और इसको मैं किसी लैंग्वेज के रूप में तो बोल दिया, और अगर मैं इसको फॉर्मूला में बोलूं तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेता हूं, जैसे मैं वेलोसिटी लेता हूं, तो dv अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी में समय के साथ होने वाला परिवर्तन किसी गिवन पॉइंट x y z पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी आपके समय के साथ किसी गिवन पॉइंट पे चेंज नहीं होगी तो उसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। लेकिन मान लीजिए अगर चेंज होने लगे तो, ठीक है, यानी कि dv अपॉन dt एट एनी गिवन पॉइंट x y z अगर 0 नहीं आ रही है, यानी कि समय के साथ किसी पॉइंट पे उसकी जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी पॉइंट पे समय के साथ अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो अनस्टेडी फ्लो, और अगर नहीं हो रही है तो स्टेडी फ्लो उसको बोलते हैं। ये होता है आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक। चलिए, इसके बाद नंबर 2 आता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सॉइल पढ़ी होगी तो लगभग हर एजम्पशन में यूनिफॉर्म फ्लो का जिक्र होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, बस जो पिछली चीज को पढ़ा है उसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या कहता है, यूनिफॉर्म फ्लो कहता है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी मोमेंट की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे किसी फ्लो फील्ड में, मैं एक ही फ्लो फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं अलग अलग फ्लो फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। किसी फ्लो फील्ड में जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, अगर वो कोऑर्डिनेट के साथ यानी कि स्पेस के साथ चेंज ना हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तो यानी यूनिफॉर्म फ्लो में किसी एक ही फ्लो फील्ड में जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी या कोई भी आप पैरामीटर लीजिए, चाहे आप एक्सेलरेशन ले लीजिए, चाहे आप डेंसिटी लीजिए, अगर वो स्पेस के साथ यानी कि एक्स वाई जेड के साथ किसी गिवन टाइम पर चेंज नहीं हो रही है, यानी कि उनका जो चेंज ऑफ मोशन है या चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है या चेंज इन डेंसिटी है, ये 0 आ रही है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी गिवन टाइम पर अगर वेलोसिटी या कोई भी फ्लूइड पैरामीटर्स स्पेस के साथ, स्पेस मतलब क्या, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, स्पेस के साथ चेंज हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव आपका 0 नहीं आएगा, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो किसी फिक्स टाइम पे, किसी फिक्स टाइम पे अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और अगर किसी फिक्स टाइम पे स्पेस के साथ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर दूं इस चीज को, स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो में हम टाइम फिक्स करते हैं और सॉरी स्पेस फिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या समय के साथ हम लोग के किसी भी पॉइंट पे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही होती है तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। सिमिलरली यूनिफॉर्म फ्लो में हम टाइम को फिक्स करते हैं और पॉइंट्स को वेरी करते हैं और देखते हैं क्या अलग अलग पॉइंट्स पे प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लो में आपके अलग अलग पॉइंट्स पे भी किसी गिवन टाइम पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ये स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो का डिफरेंस होता है। और जनरली जो डिफरेंस होता है ये इतना छोटा सा होता है कि लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए एग्जामिनर का ये क्या होता है, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है। जानता है कि जो स्टूडेंट है वो यही कंफ्यूज होगा, ठीक है। एक में आपको यानी कि स्टडी में आपको कोऑर्डिनेट फिक्स रखने हैं, टाइम वेरी करना है। यूनिफॉर्म में आपको टाइम फिक्स रखना है और कोऑर्डिनेट वेरी करना है। ऐसे अगर आप याद रखोगे तो कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट व्हिच इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए लैमिनार और अब यहाँ थोड़ा सुनिएगा ज्यादा क्योंकि यहाँ लिखने के लिए चीजें कम है, ठीक है। अगर मैं लैमिनार फ्लो की बात करूं तो लैमिनार फ्लो में क्या होता है कि हर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लैमिनार फ्लो की बात कर रहा हूं तो लैमिनार फ्लो में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फ्लो होगा, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो को ही लैमिनार फ्लो कहते हैं। तो जो लैमिनार फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है इसमें हर पिछला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है और वो उसी ट्रैक को फॉलो करता है जो आगे के पार्टिकल्स द्वारा फॉलो किया गया है।
लैमिनार फ्लो में वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इसमें होने वाला हेड लॉस भी काफी कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टर्बुलेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, टर्बुलेंट की, टर्बुलेंट फ्लो। तो जब मैं टर्बुलेंट फ्लो की बात करूंगा तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो में आपकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, v की वैल्यू काफी ज्यादा होती है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से जो फ्लो आपको दिखता है उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है। और टर्बुलेंस क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि जो मोशन होता है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, मोशन आपका जिग-जैग होता है, ठीक है। और जिग-जैग मोशन होने की वजह से एडी करंट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एडी करंट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि छोटे-छोटे भंवरों का फॉर्मेशन होता है। ये जो छोटे-छोटे भंवर होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपका हेड लॉस को इंक्रीज कर देते हैं। और हेड लॉस इंक्रीज होने की वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्लो हमेशा लैमिनार रहे, टर्बुलेंट ना हो, क्योंकि हेड लॉस जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी आपकी उतनी ही घटेगी। तो इसलिए कोशिश यही किया जाता है कि जो फ्लो हो वो लैमिनार हो, वो टर्बुलेंट ना हो। अब मुद्दा आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि टर्बुलेंट है कि लैमिनार है। तो इसके लिए हम एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ये बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर को हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो वी डी अपॉन म्यू, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, v इंटू टी अपॉन म्यू, जहां पर म्यू आपका डायनामिक विस्कोसिटी है और म्यू आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। अगर आर ई की वैल्यू 2000 से कम आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो, ठीक है। और आर ई की वैल्यू अगर 4000 से ज्यादा आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, या एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें हर पिछला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, इससे हेड लॉस कम होता है और हेड लॉस कम होने की वजह से ये हमारे लिए मोस्ट ऑप्टिमल फ्लो माना जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से बहते समय टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और टर्बुलेंस क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि जिगजैग मोशन होता है। जिगजैग मोशन होने की वजह से पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और एडी करंट का फॉर्मेशन होता है। एडी करंट की हिंदी भंवर होता है, ठीक है, आपने भंवर देखी होगी, गंगा नदी में खूब ऊंची-ऊंची भंवर उठती है और फिर आपका फ्लो होता है, ठीक है। एडी करंट ज्यादा होने का हेड लॉस ज्यादा होता है और इसी वजह से हम लोग टर्बुलेंट फ्लो को अवॉइड करते हैं। लैमिनार है या टर्बुलेंट, इसको जज करने के लिए हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर आपका होता है रो वी डी अपॉन म्यू, जिसको हम लोग v इंटू डी अपॉन म्यू भी बोल सकते हैं, जहां पर म्यू आपका डायनामिक विस्कोसिटी और म्यू आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम आ रही है तो लैमिनार फ्लो होगा, और अगर 4000 से ज्यादा आ रही है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और इन दोनों के बीच में है तो आपका क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब होगी तो उसको हम लोग ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। जिस फ्लो में या जिस समय मोशन आपका लैमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में वैरी कर जाता है, उस समय जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग फ्लो को क्रिटिकल फ्लो कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। और जिस वेलोसिटी पे लैमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में चेंजेस आते हैं उसको लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी मैंने यहाँ पे एक साथ बोल दी है, ठीक है। आप उसको बढ़िया से नोट कर लिए होंगे तो वेरी गुड, नहीं तो कल वीडियो आएगी आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे आप इसको प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका जो आता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, और इसको एक्सप्लेन करना और याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। मान लीजिए कि कंप्रेसिबल फ्लो है, तो कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी होती रहेगी, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है। लेकिन अगर इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा तो थ्रू आउट द फ्लो आपकी जो डेंसिटी होनी है वो क्या होनी है, वो कांस्टेंट होनी है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना याद है तो चीजें आपकी स्मूथ है, ठीक है। तो अगर फ्लो के दौरान अलग अलग पॉइंट पे डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे इनकंप्रेसिबल फ्लो, और अगर फ्लो के दौरान अलग अलग पॉइंट पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसको लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो, सिंपल एज दिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका रोटेशनल फ्लो, ठीक है, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। अब देखिए रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है और वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो करने के दौरान अगर वो पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करता है तो उसको बोलेंगे इररोटेशनल फ्लो, और अगर वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाता है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। जैसे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उसने बॉल फेंकी, बॉल सीधे गिरी, टप्पा खाई और सीधे निकल गई। क्यों सीधे निकल गई, क्योंकि बॉल अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रही थी, लेकिन आपने बॉल को स्पिन करा के फेंका तो वो टप्पा खाएगी और फिर वो कटेगी इधर से उधर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूम रही थी, रोटेट कर रही थी, मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करूं
तो इररोटेशनल फ्लो में क्या होता है, इररोटेशनल फ्लो IRF, ठीक है, इररोटेशनल फ्लो में क्या होता है कि पार्टिकल रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर अपने एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इररोटेशनल, सॉरी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रोटेशनल फ्लो, ठीक है। और इररोटेशनल फ्लो में क्या हो जाएगा, डज नॉट रोटेट, ठीक है, यानी कि फ्लो के दौरान वो अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर फ्लो कोई भी पार्टिकल स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो करने के दौरान अगर वो अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे इररोटेशनल फ्लो, और अगर वो अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल फ्लो। सिंपल एज दिस। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल क्या होता है, फ्लो करने के दौरान अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस तो उसको इनकंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है नंबर 6, उसको बोलते हैं 1D 2D एंड 3D फ्लो, ठीक है। बहुत आसान सा है, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा जब आप 12th क्लास की ट्वेल्थ क्लास में आपको ना आपका स्टैटिक्स होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, वहां पे आपने सब पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए कि वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब क्या, मैं किसी भी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी लेता हूं, चलिए मैं ले लेता हूं वेलोसिटी को, ठीक है। तो मान लिया कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, मान लीजिए कि जो वेलोसिटी है उसके 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, u v और w, ठीक है। u यहाँ पे x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, v यहाँ पे y डायरेक्शन का कंपोनेंट है और w यहाँ पे z डायरेक्शन का कंपोनेंट है, सिंपल, ठीक है। तो 1D फ्लो का मतलब क्या होगा, 1D फ्लो में केवल x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। इट मींस कि 1D फ्लो में क्या होगा, u इज द फंक्शन ऑफ वन स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम, जबकि v का कोई वजूद नहीं होगा और w का भी कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2D फ्लो में आ जाऊं, यानी कि अब यहाँ पे हमें दो एक्सिस के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पे जो u होगा वो आपके दो स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, ठीक है, और एक टाइम कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा। सिमिलरली v भी आपका फंक्शन होगा किसका, स्पेस कोऑर्डिनेट का और टाइम कोऑर्डिनेट का, लेकिन अभी भी w का कोई वजूद नहीं होगा। और अगर मैं 3D फ्लो में आ जाऊं, यानी कि अब मैं x, y और z तीनों में वेरिएशन देखूंगा, तो यहाँ पे u का जो होगा, u आपका फंक्शन होगा तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट का, x, y, z और साथ साथ में टाइम का। सिमिलरली जो वेलोसिटी है वो भी आपकी x, y और z और साथ ही साथ में टाइम की होगी, और आपका जो w होगा वो भी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा x, y, z और टाइम का। यानी कि वन डायमेंशनल फ्लो में आप केवल एक स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम लेते हो, टू डायमेंशनल फ्लो में आप दोनों स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम लेते हो, और थ्री डायमेंशनल फ्लो में आप x, y, z और t तीनों लेते हो। 1D फ्लो में केवल u होगा, 2D फ्लो में u और v होगा, और 3D फ्लो में u, v, w तीनों कंपोनेंट होगा, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्या क्या नोट्स बनते हैं देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमने 6 तरह के फ्लो पढ़े हैं, तो ऑल फ्लोज आर इंडिपेंडेंट, ऑल फ्लोज आर इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्लो दूसरे फ्लो को प्रभावित नहीं करेगा। अगर कोई स्टडी फ्लो है तो स्टडी फ्लो का असर यूनिफॉर्म फ्लो पे, कंप्रेसिबल फ्लो पे, 1D 2D 3D इन सब पे नहीं पड़ेगा। तो हर फ्लो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी भी एक का प्रभाव किसी भी दूसरे पर नहीं पड़ता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, पहला नोट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दूसरे नोट की अगर बात करूं, मान लीजिए कि कोई फ्लो है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई फ्लो है और वो फ्लो स्टडी भी है, ठीक है, वो फ्लो स्टडी भी है और वो फ्लो आपका इररोटेशनल भी है, ठीक है। तो अगर कोई फ्लो स्टडी भी है और कोई फ्लो इररोटेशनल भी है तो उसको एक स्पेशल नाम से आता है, उसको लोग बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो, ठीक है, विभव प्रवाह हिंदी बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो। ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो सारे फ्लो जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ में अगर कोई फ्लो स्टडी और इररोटेशनल है, ठीक है, इररोटेशनल, तो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लो को हम पोटेंशियल फ्लो कहते हैं, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है या डिस्चार्ज क्या होता है, याद देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन हल्की सी ट्रिकी है। अगर मैं रेट ऑफ फ्लो की बात करूं तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड या पर यूनिट टाइम आपका फ्लो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। फिर सुनिएगा, रेट ऑफ फ्लो का
भी फ्लूइड किसी पर्टिकुलर सेक्शन से पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, ठीक है, सेकंड बोल दीजिए या सिंपल जनरल डेफिनेशन के लिए आप बोलिए पर यूनिट टाइम, कितना आपका क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी वर्ड यूज किया, मैंने वॉल्यूम वर्ड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज द डिस्चार्ज, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज द डिस्चार्ज। तो हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रिक पॉइंट है उसको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्लूइड की। अब फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा कंप्रेसिबल फ्लो, एक होता है हमारा कंप्रेसिबल लिक्विड, ठीक है। और एक होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, अब कंप्रेसिबल लिक्विड का एग्जांपल क्या है? कंप्रेसिबल लिक्विड का एग्जांपल है गैस, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का एग्जांपल क्या है? लिक्विड, ठीक है। या थोड़ा सा कट करता हूं, अच्छा लग रहा है इसे। कंप्रेसिबल फ्लूइड का लेता हूं, थोड़ा जनरलाइज जाएगा, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सही नहीं है। कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसका एग्जांपल क्या होता है? गैस, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का एग्जांपल क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। तो अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं तो गैस के केस में डिस्चार्ज क्या होगा? दैट विल बी रो इनटू ए इनटू वी, यानी कि यहां पर हम लोग मास पर यूनिट टाइम या वेट पर यूनिट टाइम मेंशन करते हैं। अगर मैं वेट बोलूंगा तो रो इनटू जी इनटू ए इनटू वी हो जाएगा। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए डिस्चार्ज का मतलब होता है या रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। और इस केस में जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अगर मैं मास के टर्म में आंसर दे रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे यूनिट क्या होगी? मास के टर्म में, तब केजी पर सेकंड हो जाएगी। और अगर मैं वेट के टर्म में आंसर दे रहा हूं तो न्यूटन पर सेकंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड की बात करूं जो कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट रहती है, तो इसके लिए जो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू वी, ठीक है। और इस केस में चूंकि हम बात कर रहे हैं a इंटू वी की, यानी कि किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम। और इस केस में जो यूनिट हो जाएगा वो वही होगा जो हमारे पढ़ते आए हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो जनरली लोगों को नहीं पता होता या ध्यान नहीं देते हैं कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम लोग मास पर यूनिट टाइम या वेट पर यूनिट टाइम बोलते हैं, इसीलिए उसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर सेकंड या न्यूटन पर सेकंड होती है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जैसे कि लिक्विड, वहां पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है और जो यूनिट होती है वो फिर मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए नाउ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा क्वांटिटी इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ होल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप इसे जान लीजिए कि ये किस पर बेस होता है। तो ये आपके कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। तो ये चीज भी आप याद रखिए, क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंजर्वेशन पे आधारित है? तो इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे बर्नौली का नियम है, तो बर्नौलीज का डिपेंड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, इन चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं क्वांटिटी इक्वेशन का यूज करना चाह रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा? मैं सबसे बोलूंगा कि भाई जो फ्लो है ना वो आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो स्टडी रहे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि स्टडी नहीं है तो हम उसके जनरलाइज फॉर्म को ही बात करेंगे। लेकिन जनरली हम लोग जो क्वांटिटी इक्वेशन यूज करते हैं वो हम स्टडी फ्लो के लिए रखते हैं, यानी कि टाइम के साथ होने वाले वेरिएशन को हम लोग क्या करते हैं? हम जीरो मानते हैं। लेकिन एक जनरलाइज टर्म भी होती है जिसमें हम लोग टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को भी क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं गैस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं गैस की बात कर रहा हूं। तो कहता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन से अगर कोई डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस वो डिस्चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्लो क्या हो रहा है? वो एक पर्टिकुलर पाइप से या एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो यानी कि Q1 और Q2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लीजिए कि ये कोई सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन से पानी एंटर किया तो जितना पानी इस सेक्शन से एंटर किया है उतना ही पानी इस सेक्शन से भी बाहर निकलना है, ये चीज तय है, ठीक है। तो फॉर गैसेस रो इनटू ए इनटू वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो रो इनटू वे ए इनटू वी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ क्या? रो1 A1 V1 बराबर रो2 इनटू V2, ठीक है। ये चीज क्लियर है? जो गैस पे डेंसिटी क्या होती है? वैरी करती है, इसलिए मुझे यहाँ पे रो1 और रो2 को
आपको अलग अलग लेना पड़ा है। लेकिन लिक्विड की अगर मैं बात कर दूं, ठीक है, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वापस में कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इज सेम, तो डिस्चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा तो ए बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ए बी कांस्टेंट हो जाएगा तो इस पर अगर मैं डिस्चार्ज Q1 और यहाँ पे Q2 मान लूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, Q1 बराबर Q2, तो ये हो जाएगा आपका A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। यही होती है आपकी क्वांटिटी इक्वेशन, ठीक है। अब क्वांटिटी इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जनरली उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम 3 डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब 3 डायमेंशन एनालिसिस जब करोगे तो क्या होगा देखिएगा। फॉर 3D फ्लो, ठीक है, अगर मैं 3D फ्लो की बात करूं तो क्वांटिटी इक्वेशन क्या हो जानी है देखिएगा। सबसे पहले समय के साथ होने वाले चेंजेस को इंक्लूड करेंगे और फिर हर कोऑर्डिनेट के साथ होने वाले चेंजेस को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये होगा आपका रो इनटू यू, ठीक है, डी अपॉन डी वाई, रो इनटू वी प्लस डी अपॉन डी जेड, रो इनटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। ये क्वांटिटी इक्वेशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी जनरलाइज फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा करेंगे स्पेशलाइज, मतलब इफ फ्लो इज स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो अगर फ्लो हमारा क्या है, स्टडी और इनकम्प्रेसिबल है, तो डी रो अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि समय के साथ फिर चेंज नहीं होंगे, तो डी रो अपॉन डी टी 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि चूंकि इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जब डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से होने वाला चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर उस केस में जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर 0। तो ये आपका 3D में स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए एक्सप्रेशन बन गया क्वांटिटी इक्वेशन का। और मान लीजिए कि फ्लो 2D हो गया तो, ठीक है, तो जब 2D फ्लो होगा स्टडी और इनकम्प्रेसिबल, तो उस केस में जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा आपको क्या, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dy बराबर 0। तो ये आपका बन गया 2D में क्वांटिटी इक्वेशन जब फ्लो आपका स्टडी और इनकम्प्रेसिबल हो, ये बन गया 3D में क्वांटिटी इक्वेशन जब आपका फ्लो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल हो। और ये आपका हो गया क्या, एक जनरलाइज फॉर्मूला जो कि आप हर जगह प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और ये 12th क्लास के मैथमेटिक्स का पार्ट था, ठीक है। तो अगर आपने 12th क्लास से मैथमेटिक्स को से पढ़ा हुआ है तो आप इस वाले टॉपिक को प्रॉपर्ली रिलेट कर भी पाओगे, ठीक है। देखिएगा, अब मेरे को पता है फॉर 3D फ्लो, फॉर 3D फ्लो, अगर मैं 3D फ्लो की बात करूं तो क्या कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के 3 फंक्शन होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन को, एक वाई डायरेक्शन को और एक जेड डायरेक्शन को। और यहाँ पे हम जानते हैं कि u क्या होता है, u इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। सिमिलरली v is the function of space and time and w is also the function of space and time, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं अगर बोलूं कि भाई तब वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आपके इनकम्पोनेंट के टर्म में हो जाएगा, यानी कि ui प्लस vj प्लस wk। और यहाँ पे i j और k क्या है, i j और k यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलरली x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन को शो करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में आपने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। और उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और अब u v और w की सतह से अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, ये देखिएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। क्या बोला अभी मैंने आपको, मैंने बोला कि किसी 3D फ्लो के लिए जो वेलोसिटी होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, u v और w। जहां पे u आपका दिखाता है किसको, u दिखाता है x डायरेक्शन को, v y डायरेक्शन को और w z डायरेक्शन को। बताइए कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो ये मैंने आपको वेलोसिटी वेक्टर, रिजल्टेंट वेलोसिटी के बारे में बता दिया। अब हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन वेलोसिटी के बारे में आ गई है
तो मैं एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। और एक्सेलरेशन के मान लीजिए कि मेरा कोई एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को वेक्टर को मैंने लिखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के को, जहां पे आई एक्स डायरेक्शन को, जे वाई डायरेक्शन को और के जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए एक्स, ए वाई और ए जेड एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के, जिसको हम लोग को अलग से निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। ए एक्स का मतलब क्या होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी वाई प्लस w इंटू डी यू अपॉन डी जेड। ठीक है, ए वाई कितना हो जाएगा, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। आप देख रहे हो कि जब y आया तो केवल v में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, v इंटू डी वी अपॉन डी वाई प्लस w इंटू डी वी अपॉन डी जेड। सिमिलरली जब मैं ए जेड की बात करूंगा तो z डायरेक्शन वेरिएशन होगा, तो u इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई प्लस w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया z डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कंपोनेंट। और जब मेरे को ax, ay, az पता होगा तो मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब मैंने यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने ये मानते हुए लिखा है कि हमारा फ्लो कैसा है, हमारा फ्लो स्टडी है। मान लीजिए स्टडी फ्लो नहीं होता तो जब स्टडी फ्लो नहीं होता तो फिर वहां पर आपको चेंज विथ टाइम देखने को भी मिलता। ठीक है, तो ये क्या है, अब मैं मेंशन कर रहा हूं, अब एक्सप्रेशन इज फॉर स्टडी फ्लो। तो जब स्टडी फ्लो रहेगा तो आपके टाइम के साथ होने वाले वेरिएशन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूं क्या, अनस्टडी फ्लो के लिए, यानी कि अब टाइम के साथ वेरिएशन होंगे। तो देखिएगा कैसे इस एक्सप्रेशन में हल्का सा चेंज आएगा, उसको आपको नोटिस करना है। ठीक है, अब ये क्या है, अभी यहाँ पे आपका एक्स, वाई और जेड के साथ वेरिएशन हो रहा है। टाइम के साथ अगर वेरिएशन होने लगा तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो आप देख रहे होंगे कि अब जब आपका फ्लो स्टडी नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर नॉन स्टडी फ्लो। ठीक है, अब आपका फ्लो स्टडी नहीं है तो समय के साथ भी जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही है, वो वेरी कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, ठीक है, आपके एग्जाम में काम आएगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, यानी कि जिसमें हमारा समय के साथ वेरिएशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन का वह हिस्सा जो कि स्पेस के साथ चेंज होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये हिस्सा यानी कि जो टाइम है, यू डी यू अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये जो आपका समय के साथ वैरी कर रहा है उसको हम बोलते हैं लोकल एक्सेलरेशन। तो अगर एग्जाम में आ जाए निकालने के लिए और एक्सप्रेशन को दे दे और बोल दे जरा इसमें से लोकल एक्सेलरेशन निकालो तो बहुत आसान होता है। जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट समय के साथ चेंज होता है उसको हम लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट आपका स्पेस के साथ वैरी करता है उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ भी आपका 3-5 नहीं है, बहुत ही आसानी से स्मूथ वे में ये सॉल्व हो जाएगा।